विजय पथ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं, यह हमारे एमसीक्यूज की क्लास है ना। और टॉपिक क्या है हमारा, जो सीडीपी का चल रहा है वो क्या है, उसका सीडीपी का टॉपिक चल रहा है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, है ना। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की हमारी 3 कक्षाएं अब तक हो चुकी हैं। आज की जो क्लास है वो एमसीक्यूज पर होगा, ठीक है, इसी टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में जाने से पहले ये हम लोग ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसकी 3 टेस्ट हो चुके हैं, चौथा टेस्ट हमारा 21 अगस्त को है। आप में से कोई भी अगर इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं एमसीक्यूज पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, बी 6 से 13, सी 7 से 14 और सी 7 से 13 और डी है 7 से 14, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, 6 से 14 वर्ष, बी में 6 से 13, सी में 7 से 13 और डी में 7 से 14। देखने के लिए क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में रहते हैं तो वहां पर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए इस ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें नंबर्स की संख्या जो है बहुत पास पास रहता है, ठीक है। ये देखो, इसमें 6 से 13 है, इसमें 6 से 14, इसमें 6 से 13 है, इसमें 7 से 13, इसमें 7 से 14 है ना। किसी कारण से हम जो आंसर सही आंसर जानते हुए रहते हैं, उसके बावजूद भी जो पास पास का नंबर रहता है उसके चलते हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर को टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो यह हमें एग्जाम हॉल में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और इसका सही आंसर क्या होगा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया था। तो इसका एज क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राइमरी स्तर तक की किसी कक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अनुपात कितना होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, एक 1:40, दूसरा है 1:35, तीसरा है 1:30 और चौथा क्या है 1:25। तो हमें यह तो पता है कि यह एक सब में जो है वो सही है, लेकिन हमें किसमें देखना है, ये 40, 35, 30 और 25 को समझना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है 1:40, आंसर ए उसका। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा, यहां पर देखो कौन सी धारा, कल के क्लास में हमने बार बार इस बात को रिपीट किया था कि धारा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, है ना। कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है, यहां पर क्या दिया है, कौन सी धारा के तहत शिक्षकों के कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो हम फिर से इसे देख लेते हैं। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, अध्याय है हमारा 7, है ना, 7 अध्याय हैं। धाराएं कितना है, धाराएं कुल 39 धाराएं हैं, धाराएं 39, ठीक है। ध्यान में रखना है, किसी किसी पुस्तक में कुल धारा का वर्णन 38 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें कितनी धारा का वर्णन है, 39 धाराओं का वर्णन है। 39 मतलब 1 कम 40, हाँ वही, ठीक। और अनुसूची कितना है, अनुसूची 1 है, एक अनुसूची, 7 अध्याय और 39 धाराएं। तो जो पहला अध्याय हमेशा किसी अधिनियम में क्या रहता है, पहला अध्याय जो प्रारंभिक रहता है और उसकी धारा कितनी है, यहाँ इसमें 1 से 2 है, कुल 2 धाराएं हैं। दूसरा अध्याय क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, धारा कितना है इसमें, 3 से 5 है। एक बार फिर से देख ले रहे हैं अभी, ठीक है। तीसरा क्या है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और उनके तथा माता पिता के कर्तव्य, ये कितने धारा है, धारा 6 से लेकर 11 तक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अध्याय 4 में। तो अध्याय 4 में क्या आएगा, अब समुचित सरकार के बाद अब किनकी बारी आएगी, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बारे में, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व की बारी आएगी, है ना। ये कितनी धारा है, यह 12 से लेकर 28 तक है। अब विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बाद किनकी बारी आएगी, शिक्षकों की बारी आएगी, क्या प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम
को पाठ्यक्रम बनाना और उसे लागू करना और इसके साथ साथ उनका जो है पूरा किया जाना। ठीक है, ये धारा 29 से 30 तक है। उसके बाद क्या आएगा, बालकों का अधिकार, यह है धारा 31 से 34। और प्रकीर्ण होता है मिसलेनियस, यह है धारा 35 से लेकर 39 तक। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं, कौन सी धारा शिक्षकों के कर्तव्य से संबंधित है। तो यहाँ पर शिक्षकों के उत्तरदायित्व और कर्तव्य यहाँ पर यह है धारा 12 से लेकर 28 के बीच में। अब देखना है धारा 12 से लेकर 28 के बीच में है, कौन कौन आ रहा है। 8 तो नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें धारा कौन सा है, धारा 21। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सिखा रहा हो। कभी कभी भी नहीं सिखा सकता है। ठीक है, जब तक कि वह स्वयं ना सिखा रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में ना जला हुआ हो। यह कथन किसका है, यह कथन एम के गांधी, दूसरा है बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है डॉक्टर राधा कृष्णन, चौथा है डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका आंसर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान शैक्षिक अवसर का क्या अर्थ है। यहां पर दो वर्ड आया है, क्या, समान और शैक्षिक अवसर। ऑप्शन ए, शिक्षा का वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए कोई उपयुक्त है। बी, प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। सी, सभी बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर। और डी है उपरोक्त सभी। समझने के लिए ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग को लगेगा है ना कुछ समय के लिए कि ऑप्शन डी सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऊपर के 3 ऑप्शन भी हमको लगभग लगभग जो है सब कुछ एक जैसे लग रहा है और नीचे में ऑप्शन डी दिया हुआ है। यहीं पर हम धोखा खाते हैं और क्या टिक मार के आ जाएंगे एग्जाम हॉल में, ऑप्शन डी, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, इसके लिए सही आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर देना। ठीक, हाँ ऑप्शन सी रहेगा इसमें आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, यह क्या कहता है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। जैसे हम लोग कहीं कार्य करते हैं है ना, किसी भी संस्था में कार्य करेंगे या फिर किसी समूह में कार्य करेंगे या फिर गांव में मनरेगा के तहत जो है लोग अगर जाकर कोई कार्य संपादित करेंगे तो उनके भी काम के घंटे और सप्ताह में कुल प्रतिदिन काम के घंटे और सप्ताह में कुल काम के घंटे उनका एक फिक्स नियोजित रहता है ना, उनका पूर्ण रूप से पूर्व जो है निर्धारित रहता है। तो ठीक उसी तरीके से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम उन्हें योजना बनाकर कार्य करना है या पढ़ाई लिखाई करवाना है, उसका आंसर क्या है, बी है 45 घंटे। ए ऑप्शन है 30 घंटा, बी 45 घंटा, सी 42 घंटा और डी क्या है 50 घंटा। सही आंसर क्या है हमारा, बी 45 घंटे प्रति शिक्षकों को प्रति सप्ताह कार्य करना है योजना बनाकर। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की न्यूनतम संख्या कितना है, ए 41, बी 42, सी 43 और डी 45। क्वेश्चन जो है दूसरे शब्दों में रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 45 घंटा। नेक्स्ट है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालयों की दूरी कितनी निर्धारित की गई है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी निर्धारित की गई है इस एक्ट के तहत। किलोमीटर में देखेंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट है हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन, पढ़िए इसे। आरटीई एक्ट 2009 राज्यसभा में कब पारित किया गया था। ठीक है, राज्यसभा में कब पारित किया गया था, 4 अगस्त 2009, 20 जुलाई 2010, 4 अगस्त 2010 और डी है 20 जुलाई 2009, है ना। कब लोकसभा में पास किया गया था, इसे यह आपको याद रखना है।
ये आप लोग का होमवर्क है, नोट कर लीजिए, कब कल बताना आप लोग, ठीक है। लोकसभा में कब, राज्यसभा में कब, है ना, और राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमति दी गई थी, है ना, राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमति दी गई थी, और अधिसूचना कब लाया गया, ठीक है, कब इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया, ठीक है। 4-5 डेट रहेगा, उसमें से आपको ये जो भी बचेगा वो होमवर्क करके लाना है, ठीक है, घर में देख के आना, कल इसका आंसर बताना। फिलहाल राज्य सरकार का क्या है, 20 जुलाई 2009 है, ठीक। आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं, ठीक है। बार बार इसको हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन में आएगा तो कभी गलत मत करना भाई। पहला है 7 अध्याय 35 धाराएं व 1 अनुसूची, बी 8 अध्याय 38 धाराएं 2 अनुसूची, सी 7 अध्याय 39 धाराएं 1 अनुसूची, डी 8 अध्याय 35 धाराएं और 2 अनुसूची, ठीक है। तो हमें पता है पहले से कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं। अब 7 अध्याय में देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, 7 अध्याय ए में भी है और 7 अध्याय सी में भी है, इन दोनों में है। लेकिन जो धाराएं कितना है, धाराएं 35 सॉरी धाराएं कुल 39 धाराएं हैं। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो ए वाला जो ऑप्शन है 7 अध्याय 35 धाराएं, ये तो कट जाएगा पूरी तरीके से। 8 बी वाला ऑप्शन जो है पहले से ही कट गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 8 अध्याय का लिखा हुआ है ऑप्शन में। डी वाला भी पहले से कट गया है, क्यों, क्योंकि इसमें 8 अध्याय लिखा हुआ है। जो सी ऑप्शन है वो पहले से हमारे पास रखा हुआ है रिजर्व करके, क्यों, क्योंकि उसमें 7 अध्याय है और 39 धाराएं मिल गए हैं, ठीक है, और 1 अनुसूची। क्लियर, उस हिसाब से कितना है आंसर क्या होगा, 7 अध्याय 39 धाराएं और 1 अनुसूची। विद्यालय प्रबंधन समिति, है ना, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, धारा 19, 20, 21 इनमें से कोई नहीं, पहले से आंसर यहां दे दिया गया है, ठीक है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन है, ठीक। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा 12(1) के अनुसार दुर्बल वर्ग व असुविधा समूह के बालकों को निजी विद्यालयों के पहली प्रारंभिक कक्षा के कुल छात्रों के 25% प्रवेश दिया जाता है। जब हमने क्लास किया था तब हमने इस पर डिस्कस एक बार किया था, ठीक है। 25% जो है उन पर आरक्षण दिया जाएगा, कौन से क्लास में, पहली कक्षा में, ठीक है। कौन सी धारा के अनुसार, धारा 12 के अनुसार, यहां पर पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसमें भी लिखा हुआ है 13, कक्षा 6 से 8 में जहां 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है, तो वहां अंशकालिक शिक्षक कितने होंगे, 1 2 3 4, कितने होंगे, आंसर सी, 3 शिक्षक होंगे, ठीक है। अगला एमसीक्यूज में आपको आंसर देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ में गलती से रह गया है आंसर, ठीक है, इसमें भी रह गया है। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है, ठीक है, धारा 32, 28, 29 और 31, इसका आंसर क्या है, बी, धारा 28। नेक्स्ट है हमारा धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात कितने वर्ष के अंदर लागू होना चाहिए, ठीक है, कितने वर्ष के अंदर में लागू होना चाहिए, है ना। अब इसमें देखना 1 वर्ष ऑप्शन ए, बी है 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, चौथा है 4 वर्ष में, है ना। तो जब निःशुल्क एवं बाल अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, है ना, तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 3 वर्ष के भीतर में समुचित सरकार 3 वर्ष के भीतर
3 वर्ष के भीतर समुचित सरकार है ना। समुचित सरकार कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? केंद्र सरकार, केंद्र वाले क्षेत्रों में, सॉरी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके साथ साथ संघ, संघीय क्षेत्र, है ना। और इन संघीय क्षेत्र में के अलावा उपराज्यपाल कह सकते हैं, उपराज्यपाल या प्रशासक, ठीक है। समुचित सरकार के अलावा स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, है ना, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहां विद्यालय की स्थापना अभी नहीं हुई है, और चूंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूर्ण रूप से लागू हो चुका है ना। इन क्षेत्रों में या फिर ऐसे ऐसे क्षेत्रों में 3 वर्ष के भीतर इस समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से विद्यालय की स्थापना करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 वर्ष में, ठीक है। क्वेश्चन क्या फिर से देख लीजिए। धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात कितने वर्ष के अंदर लागू होना चाहिए? ये कितना है? ये 3 वर्ष के भीतर में ये लागू होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्य अर्हताएं और सेवा शर्तें निर्धारित हैं। कौन सी धारा में? 22, 23, 24 और 26। ध्यान देना, ये सारी सभी क्रम से है ना। ये तो सुविधा आज इसलिए जा रही है क्योंकि इसमें गलती से रह गया है आंसर, है ना। धारा कौन सा? धारा 23, ठीक है। अगले एमसीक्यू में ऐसा कुछ भी हिंट नहीं रहेगा। भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किनके द्वारा की गई थी? सबसे पहले, है ना। इसमें 2 वर्ड है, स्कूली शिक्षा को और दूसरा है अनिवार्य, है ना। किसके द्वारा की गई थी? ए डिस्पेच के द्वारा, बी हंटर के द्वारा, सी गोखले के द्वारा और डी महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो भारत में अनिवार्य स्कूली शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आंसर क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी दिया हुआ है, देखो आंसर है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, है ना। यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 51 का, सी 21 का, डी 41। तो किस में जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। वह कौन सा था? 51 का जोड़ा गया, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, किसका दायित्व रहेगा? अभिभावकों का, है ना। अभिभावकों का ये क्या रहेगा? ये दायित्व रहेगा, ठीक। 51 का है, 21 का मत मार के आना फिर कोई। नेक्स्ट है, आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? आरटीई का मतलब यह है, यही राइट टू एजुकेशन एक्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ठीक है। उसको इंग्लिश में आरटीई एक्ट बोलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, बी प्रायोजित शिक्षा, सी समावेशी शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। कई बार क्या होता है, जब हमें 2-3 ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें दो ऑप्शन अगर एक जैसे लगता है ना, और तीसरे के बारे में हमें कुछ अता पता नहीं रहता, और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ रहता है? डी डी दिया रहता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि देख, 2 ऑप्शन तो हमें पता है कि ये हो सकता है ना। तीसरे ऑप्शन के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो हो सकता है कि उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाए। तो ऐसा हर क्वेश्चंस में नहीं सोचना है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि इसका आंसर जो है आरटीई के तहत जो है समावेशी शिक्षा को अपनाया गया था, है ना। समावेशी शिक्षा कहने का मतलब यह है सभी वर्ग के बालक बालिका, है ना, सभी वर्ग के बालक बालिका को उसमें शिक्षा देने का प्रावधान है, सभी वर्ग के, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊंच नीच, कोई धर्म जाति लिंग लैंगिक भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है, ये हो गए क्या। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत 8 कक्षा तक वर्ष में कभी भी टीसी मांगने पर देने का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कौन से धारा के तहत जो है किसी भी समय टीसी मांगने, टीसी भी अगर मांगा जाएगा तो दे दिया जाएगा, कौन सा धारा, धारा 5, कौन सा धारा है, धारा 5 के तहत, ठीक है। इसमें देखना धारा 5 के तहत हमने बताया था स्थानांतरण वाला, स्थानांतरण, ठीक है। नेक्स्ट है 22 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शुरू हुआ, जिससे कानूनी दर्जा कब मिला था, 4 अगस्त 2009 को मिला था, ठीक है। इससे पहले हमने आपको एक होमवर्क दिया हुआ है, और वह क्या क्या वर्क है उसमें याद आ रहा है, कब लोकसभा में, फिर कब राज्यसभा में, उसके बाद कब राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर, है ना, कब जो है राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर हुआ, इसके साथ क्या देखे थे, कब अधिसूचना लाया गया, सॉरी अधिसूचना नहीं कर सकते, कब इसे प्रकाशित किया गया, है ना, और कब इसे लागू किया गया, यह डेट आपको देखना था, ठीक है। अब उसमें जो है एक डेट आपको तो मिल गया ना, कब कानूनी दर्जा कब मिला, 4 अगस्त 2009 को, ठीक है। इसमें भी देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2011, 8 अगस्त 2009 और 8 अगस्त 2011। मतलब आपको अगर ये पता रहे कि हाँ अगस्त का तो महीना है, ठीक है, लेकिन अब अगस्त के महीने को ही अगर याद करके रखो किसी भी ट्रिक की वजह से, और गलती से अगर वो भूल गए और सब में पूरा 4 अगस्त और 8 अगस्त का ऑप्शन दे दिया और 2009 और 2011 दे देगा तो वहां दिक्कत होगी। इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में पूरी तरीके से हमें डेट याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था, ठीक है। ए 2009, बी है, बी ए 2009, ए 2009, बी है 4 अगस्त 2011, सी है, सॉरी ये है ना, ए है हमारा 2009, बी 2011, सी 2008 और डी 2010, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, 2009, है ना। क्यों, क्योंकि इस अधिनियम का नाम ही तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, 2009, है ना। इसलिए ये क्या है, ये कब पारित किया गया, 2009 में पारित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी स्कूलों को कमजोर वर्गों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखने होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार हम लोग दूसरे रूप में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए 25%, बी 50%, सी 27% और डी 60%। तो इसका आंसर क्या होगा, 25%। नेक्स्ट है शिक्षा की गारंटी अधिनियम 29 मार्च 2011 को नोडल एजेंसी के रूप में किसे दिया गया था, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि नोडल एजेंसी क्या होता है ना। नोडल
एजेंसी, एक होता है नोडल एजेंसी, एक होता है नोडल अधिकारी। नोडल एजेंसी, नोडल का मतलब क्या होता है? नोडल का कहने का मतलब यह होता है कि जो राज्य सरकार की जो भी योजना रहेगी, है ना, या फिर राज्य सरकार द्वारा जो किसी भी प्रकार से अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई अधिनियम लागू किया जाएगा या फिर कोई योजना तैयार किया जाएगा और उसे धरातल पर लाने के लिए किसी अधिकारी को इंचार्ज के रूप में सौंप दिया जाता है ना, या फिर किसी एजेंसी को सौंप दिया जाता है कि अमुक अमुक जिलों में या फिर पूरे राज्य में इसे आपको लागू करवाना है, ठीक है। तो वह किसी के भरोसे, सॉरी, किसी के भरोसा वर्त नहीं बोल सकता, किसी को अगर दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाती है, सामान्य शब्दों में समझने के लिए क्या बोले, जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसे कोई किसी एजेंसी को दिया जाएगा तो नोडल एजेंसी, या फिर किसी अधिकारी को दिया जाएगा तो उसे नोडल अधिकारी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एजेंसी के लिए वर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का गारंटी अधिनियम 29 मार्च 2011 को नोडल एजेंसी के रूप में किसे दिया गया था? तो पहला है डीपीईपी को, दूसरा बालिका शिक्षा, तीसरा कस्तूरबा शिक्षा, और चौथा क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बताओ जी। चलो सही आंसर डी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, छह से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, ठीक है। 19 का के अंतर्गत, बी है 21 के अंतर्गत, सी 40 के अंतर्गत, और डी क्या है? 21 1 के अंतर्गत, है ना। इसको आपको देखना, ये कल के लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको करके लाना। नोट कर लो इसे। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है? 26वां क्वेश्चन, ठीक है, कल पूछेंगे क्लास में इसको। नेक्स्ट है हमारा 27, क्या है? शिक्षा विषय क्या है ना। पहला केंद्र सूची का, दूसरा है संघ सूची का, तीसरा राज्य सूची का, चौथा है समवर्ती सूची का, ठीक है। तो ये सूची का मतलब क्या होता है ये हमें देखना है ना। केंद्र सूची कहने का मतलब है कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का काम किसका रहता है? केंद्र सरकार का रहेगा, है ना। और कुछ सूची या फिर कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने का काम किसका रहेगा? राज्य सरकार का रहेगा, है ना। ये संविधान का विषय है, उसको उस क्लास में डिटेल देखेंगे। राज्य सरकार पर उस पर कानून बनाएगी। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनसे, जिस विषय पर जो है दोनों सरकार मिलकर कानून बना सकती है, ठीक है। राज्य प्लस केंद्र, है ना। और ऐसी सूची या फिर ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार या तो दोनों मिलकर सूची बना सकते हैं, या फिर दोनों अपने अपने क्षेत्रों के लिए अलग अलग विषय, अलग अलग कुछ योजना तैयार करेंगे, या फिर अलग अलग कुछ नियम कानून बनाएंगे, है ना। ऐसे सूची को किस सूची में रखा जाता है? समवर्ती सूची में रखा जाता है, ठीक है। तो यह जो शिक्षा का विषय है वह कौन सी सूची में आता है? केंद्र सूची में आएगा, या राज्य सूची में आएगा, या समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार भी इस पर अपना नियम कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? समवर्ती सूची। इस पर केंद्र भी बना सकती है प्लस राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है, ठीक। इसलिए शिक्षा का विषय क्या है यहाँ पर? हमारा समवर्ती सूची के तहत है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्या वर्ड दिया हुआ है? विशेष आवश्यकता वाले वर्ड, है ना।
क्लास में इसको डील भी किए हैं और वही क्वेश्चन देखो आया है। बी, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना चाहिए, जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। डी है, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार कर सके। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें वर्ड क्या क्या आया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यहां तक तो चलो हमें समझ में आ गया है ना। इसके अनुसार विशेष आवश्यकता, अब ये भैया ये वर्ड क्या होता है, विशेष आवश्यकता का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसे हमें देखना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहने का मतलब यह है, यहाँ पर यह है एक तरीके से हम जो हमारे जो दिव्यांग छोटे भाई बहन रहते हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे बच्चे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की सुविधाओं का होना आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नाम से हम जानते हैं। अब इन्हें कहाँ पढ़ाना चाहिए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। हाँ, शुरुआत में अगर हमें प्रश्न समझ में आ जाएगा तब तो भैया हम तो ऑप्शन ए को ही मार के आएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, नीचे बी सी डी ऑप्शन को भी देखना है। सामान्य तौर पर हम देखेंगे तो खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, तो सबसे पहले तो हमें ये आंसर सही लगेगा, है ना, लेकिन धीरज रखना है थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट जाना है, घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ। अब कई लोग भावनाओं में बह जाएंगे और ऐसे बोलेंगे कि नहीं, ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम कहाँ दूर भेजेंगे या फिर घर से कहाँ बाहर निकालेंगे, उससे अच्छा है कि घर में जो माता पिता हैं वो शिक्षित हैं, है ना, उन्हें उनकी देखरेख में और कुछ ऐसे लोगों को हायर कर लिया जाए जो उन्हें समझ सके और उन्हें पढ़ा सके। ठीक है, यह भी ऑप्शन कुछ लोगों को सही लगेगा। सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी आवश्यकता, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। अब हमें यह देखना है कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। इससे पहले के क्वेश्चंस में एक बार आ चुका है, देख चुके हैं ना। समावेशी शिक्षा कहने का मतलब यह है कि सभी प्रकार के बालक बालिका, है ना, किसी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं, है ना, किसी प्रकार का कोई लैंगिक भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर सभी प्रकार के बालक बालिका जो है एक साथ एक ही वातावरण में, एक साथ एक ही वातावरण में बिना किसी भेदभाव के अपना अध्यापन कार्य कर सके। ठीक है, अपना अध्ययन कार्य कर सके। ठीक, तो एक ऑप्शन ये है। डी क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। अब कुछ लोग ये होंगे जो ये सोचेंगे कि क्यों ना जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके रोजगार की व्यवस्था क्यों ना सबसे पहले कर दिया जाए। वो लोग क्या लगाएंगे, डी डी को ऑप्शन लगा के आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। आंसर क्या है, सी सही है। सही क्या है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता। अब व्यक्तिगत आवश्यकता कहने का मतलब यह है, मान ले जाए किसी को देखकर पढ़ने में असुविधा होगी, है ना, तो वहां ऐसे शिक्षकों की भी नियुक्ति किया जाए जो ब्रेल लिपि को पढ़ने पढ़ाने, जो ब्रेल लिपि के तहत जो है पढ़ने पढ़ाने में सक्षम हो। या फिर किसी ऐसे बालक बालिका को विद्यालय में सीढ़ी चढ़ने की अगर असुविधा महसूस होगी, है ना, तो उनके लिए सीढ़ी के साथ साथ सीढ़ी के बगल में जो है इस तरह का जो रैंप होता है जिसको हम लोग रेलिंग बोलते हैं, उसका भी निर्माण किया जाए। ठीक है, वॉशरूम जो बनाया जाएगा वह वॉशरूम दोनों तरह के बच्चों के लिए, दोनों तरह के बच्चों को ध्यान में, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है, समावेशी शिक्षा कहने का मतलब यहाँ पर यह हो रहा है कि किसी भी वर्ग के बच्चे बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के, है ना, एक साथ एक ही जगह में एक ही छत के नीचे जो है शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक, तो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। भावनाओं में बह के ए बी और डी को नहीं मार के आना है। ठीक है, वहां पर आंसर में। चलो 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, 29वां क्वेश्चन यह कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ने हेतु। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है
मान ले जाए अगर हम लोग अपने ग्रामीण परिवेश में देखेंगे, है ना, तो कुछ बच्चों के माता पिता की जो आर्थिक स्थिति रहती है वह ऐसी रहती है कि वह अपने घर के आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करे या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा वो पहले उठाए। ठीक है, तो कुछ माता पिता हालांकि शुरुआत में कोशिश तो करते हैं, है ना, कि जैसे हम लोग नहीं पढ़ पाए, शिक्षित नहीं बन पाए, है ना, तो क्यों ना हमारे बच्चे हमसे आगे ज्यादा आगे बढ़े, है ना, हमारे बच्चों के लिए हम शिक्षा में कोई किसी प्रकार का कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे उनको। ठीक है, तो शुरुआत में प्रारंभ में तो उन्हें स्कूल भेज दिए। स्कूल भेजने के बाद जब उन्हें आर्थिक समस्या आई, तो आर्थिक समस्या होने के परिणाम स्वरूप उनके मन में क्या भावना आएगी कि भाई हम लोग 3 लोग तो कमाने खाने वाले हैं ही घर में, और चूंकि आर्थिक समस्या अभी भी हमारे घर में विद्यमान है, हम आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, और ऊपर से यह जो हमारा बालक है, इस बालक के पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम नहीं उठा पा रहे हैं, तो क्यों ना हम इस बालक को वहां से विद्यालय से बाहर निकाल लें। बाहर निकालकर यहाँ पर जो हमारी मुख्य समस्या है आर्थिक समस्या, उस समस्या को दूर करने के लिए उस बालक को भी क्यों ना हम अपनी टीम में शामिल कर लें। ठीक, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। ठीक है ना, मतलब कुल मिलाकर इनकी जो शिक्षा है वह शिक्षा अधूरी मानी जाती है। मतलब शिक्षा को 20 सेशन में वो छोड़ देंगे। भाई जिनके पास अगर पैसे की कमी रहेगी और कमाने खाने का अगर ऑप्शन रहेगा, पैसा पहले दिखेगा, है ना, तो हर कोई चाहेगा कि हम पहले पेट भरें, उसके बाद हम शिक्षा को ध्यान में देंगे। ठीक है, ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी भेदभाव वाली बात नहीं है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी ना गए, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय जाएंगे ही नहीं। ठीक है, जिनको बचपन से ही जिनके मन में यह बता दिया जाता है कि नहीं पैसा है तो सब कुछ है, ऐसे वाली अगर धारणा आ गई, तो वह बच्चा मान के चलो पहली कक्षा में भी नहीं गया हो या आंगनबाड़ी भी नहीं गया हो, है ना, घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह बच्चा माता पिता के साथ पहले ही कमाने खाने के लिए अगर निकल गया हो, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वो स्कूल का मुख भी ना देखा हो। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन लोग स्कूल तो गए होंगे, लेकिन आर्थिक परेशानियों या फिर आर्थिक मजबूरियों के चलते बीच सेशन में ही स्कूल को छोड़ दिया हो, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु क्या किया गया है? ऑप्शन ए, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जाएगा। उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा कि नहीं, आप अपना आर्थिक स्थिति भी सुधारो, लेकिन हम आपके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। आप 8 घंटा कमाने खाने में भी ध्यान दो और यहाँ पर शिक्षा भी पूरी करो। क्या यह ऑप्शन हो सकता है? बी, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। सी, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है। तो ये तो इसको सबसे पहले यहीं पर काटना। ठीक है, अलग से विद्यालय खोलोगे, है ना, ठीक, इसको सबसे पहले यहीं पर काट देना, मतलब ऑप्शन सी आपका होगा ही नहीं। डी, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है ना। वर्तमान संदर्भ में अगर देखोगे तो हमारे विद्यालयों में बहुत सारे शिक्षकों की कमी है ना, तो उनके लिए अलग से शिक्षक की बात कहाँ नियुक्त करोगे? अब इसमें देखो, हमारा सी तो और डी, सी और डी तो कट गया। ठीक है, सी और डी तो हमारा कट गया। अब बचा कौन सा हमारा? ए और बी। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है। बी क्या है? विशेष प्रशिक्षण, है ना। भाई उनके लिए क्या विशेष पाठ्यक्रम लागू करोगे जब वो बालक जो है शिक्षा की मजबूरियों के चलते आर्थिक समस्याओं की मजबूरियों के चलते वह बालक या बालिका जो है मिड सेशन में अपना विद्यालय छोड़ रहा है और कमाने खाने के लिए भी ध्यान दे रहा है, उसके लिए आप क्या विशेष पाठ्यक्रम लागू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उनके लिए क्या कर पाओगे? जब वो समाज की मुख्य धारा में अगर आ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में आरटी एक्ट 2009 के तहत अगर वे आ रहे हैं, तो उनके लिए विद्यालय क्या कर सकता है? विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है ना। विद्यालय ऐसे बच्चों को अलग से ट्यूशन करवाएगा। ट्यूशन मतलब प्राइवेट ट्यूशन, मतलब यहाँ पर ये नहीं है। हमने एक यहाँ पर धारा भी देखा है और उस धारा में क्या कहा गया है कि सरकारी स्कूल के जो मास्टर साहब रहेंगे उन लोग प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण जो है ऐसे बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, विशेष प्रशिक्षण कैसा कि उन्हें अलग से उनके लिए समय आवंटित किया जाएगा। ठीक है, क्लास के अनुसार से, और उन्हें
क्लास में पहले से जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें उनके मानसिक स्तर या फिर उन्हें उनके शैक्षणिक स्तर तक बराबर लाने का प्रयास किया जाएगा, उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ का पर क्या होगा, ऑप्शन जो है हमारा बी सही रहेगा, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है समझने के लिए, देखने के लिए तो लगता है बहुत लेंदी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़े रहोगे और उसे बार बार शब्दों में तोड़ोगे, है ना, तो वह जो है आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 30वां, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सॉरी ये 2009 होगा। ठीक है, ये 2009 होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द क्या क्या है ना। पिछले 3 क्लास में हम लोग बोलते रह गए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। भैया निःशुल्क तो समझ में आ गया, लेकिन अनिवार्य क्या है, अनिवार्य क्या है कहने का मतलब यह है, इस अनिवार्य मतलब इस अधिनियम के तहत अनिवार्य वर्ड क्या है, यह देखना है। पहला, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। तो क्या केंद्र सरकार का ये है क्या ये काम? क्यों? क्योंकि ये समवर्ती शिक्षा, ये क्या है, ये समवर्ती सूची के तहत आता है शिक्षा। इससे पहले हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले हमने देखा था, है ना, कि शिक्षा का विषय जो है केंद्र सूची में आता है, राज्य सूची में आता है, समवर्ती में आता है। किसमें आता है? समवर्ती सूची में आता है, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर अपना कानून बना सकती है शिक्षा के विषय पर। ठीक है, तो क्या केंद्र सरकार बना सकती है क्या? पहले में तो सही में लगा कि हाँ केंद्र सरकार आया मतलब भारी भरकम सरकार है, तो एक तरह से लगता है कि हाँ इसी में टिक मार दे, लेकिन थामा थामा, दूसरा रुको। दूसरा क्या है, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तीसरा, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। तीसरा, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन क्या होगा, वो बी होगा, उचित सरकारें। यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है उचित, और उसमें हमारे अधिनियम की भाषा में क्या लिखा हुआ है, समुचित सरकार। ये उचित और समुचित एक ही है। समुचित कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्यों? क्योंकि इस उचित में आपका केंद्र सरकार भी आ जा रहा है इस वर्ड में, और राज्य सरकार भी आ रहा है। ठीक, ठीक है, कल क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक करेंगे। ठीक, थैंक यू।